वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 9 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बातें कर ली थी जीवाणु के बारे में। अब जीवाणु से आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आज हम लोग थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिरकार इसके फंक्शन क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले जान लेते हैं माइकोप्लाज्मा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अगर इंग्लिश भाषा में अगर हम इसको तोड़ें तो मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब बताने की ज़रूरत हमें है नहीं, आप सब जानते हैं सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है। इसी प्रकार से क्यूट्स की अगर बात करें तो क्यूट्स का मतलब होता है स्किन, यानी कि त्वचा। स्किन की बात कर लें या फिर हम कहते हैं इसको क्या, त्वचा। तो ऐसे जीव जिनकी कोमल त्वचा है माइकोप्लाज्मा में आएंगे। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने सीखा कोमल त्वचा वाले जीव। कोमल त्वचा वाले जीव माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। अब माइकोप्लाज्मा के अंदर ये कहा जाता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल अनुपस्थित रहती है, होती ही नहीं है। जब इसके अंतर्गत सेल वॉल नहीं होती है यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविकों का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। ये आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। अगर इंग्लिश पूरी तरीके से आप यहाँ पे नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है। थोड़े बहुत इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी जो होती है वो आनी बहुत आवश्यक है। तो एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविकों की क्या होगी, यहाँ सामान्य रूप से कोई किसी भी प्रकार का यहाँ सामान्य रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइकोप्लाज्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिका भित्ति है नहीं, सेल वॉल है नहीं, इसके कारण प्रतिजैविकों का किसी भी प्रकार का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रतिजैविक होते कौन कौन से, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पहले का नाम लिख लिया हमने, पेनिसिलिन। पहला कौन है, पेनिसिलिन है। दूसरे की भी बात कर लेते हैं, बीटा लैक्टम। अब अगली चर्चा कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा में जो वृद्धि होती है, माइकोप्लाज्मा में वृद्धि होगी। अब वृद्धि किसके कारण होती है, तो इसके अंदर बहुत ध्यान से सुनिए, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए इसके अंतर्गत उपस्थित होता है, डीएनए। अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं, माइकोप्लाज्मा जीवाणु परजीवी। माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु होते हैं ये पूरे तरीके से जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु होते हैं वो परजीवी अथवा मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जीवाणु परजीवी अथवा मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब अगली लाइन हम लोग जान लेते हैं माइकोप्लाज्मा से संबंधित। यह अब तक की सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। अब तक की जितनी भी ज्ञात की गई हैं, अब तक की सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। इसका खास बिंदु है, ऑक्सीजन अगर इनको मिले तो ठीक, ना मिले तब भी ठीक, ये सरवाइव कर जाएंगे यानी कि ये जिंदा रहेंगी। इनके अगर आकार की बात करें तो इनका आकार बहुत सारा अलग अलग होता है, विभिन्न आकारों में ये पाई जाती हैं माइकोप्लाज्मा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। माइकोप्लाज्मा को
माइकोप्लाज्मा को जीवाणु जीवाणु विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है, के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। बहुत बार इसको पूछा गया है कि बताइए जीवाणु विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी कौन है, तो आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा को जीवाणु विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी तक हमने जानी थी माइकोप्लाज्मा की। अब सीधे चलते हैं नील हरित शैवाल पर। नील हरित शैवाल आप सब जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसको नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब यहाँ जो है इसका नाम आपने सुना होगा, नील हरित शैवालों को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो साइनो का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो साइनो जो शब्द है इसका मतलब होता है नीला। क्या मतलब होता है? नीला इसका मतलब होता है। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको साइनोफाइटा भी कहते हैं। साइनोफाइटा, साइनोफाइटा के नाम से भी इनको जाना जाता है। नील हरित के बारे में, नील हरित शैवाल के बारे में और जान लेते हैं। नील हरित शैवाल ये जीवाणुओं का संघ होता है, जीवाणुओं का संघ है। नील हरित शैवाल जीवाणुओं का संघ है। जीवाणु करते क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण से स्वयं ऊर्जा बना लेते हैं। इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से स्वयं ऊर्जा बना लेते हैं, खुद ही ऊर्जा बना लेंगे। अब नील हरित जो शैवाल होंगे ये निश्चित रूप से अगर ऊर्जा बना लेंगे तो निश्चित रूप से ये सुपोषी होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरी लाइन हम यहाँ पे समझ लेते हैं, वायुमंडली नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके धान की फसल को, कौन सी फसल को? ध्यान रखें, धान की फसल को आंशिक रूप से यानी कि कुछ मात्रा में नाइट्रोजन ये उपलब्ध कराते हैं। कौन उपलब्ध कराएंगे? तो निश्चित रूप से नील हरित शैवाल की बात हो रही है। अब इसके बाद में हम लोग आगे जान लेते हैं इनको और किस रूप में जाना जाता है। ये जैविक उर्वरक हैं। कैसे उर्वरक हैं? जैविक उर्वरक हैं। ये रासायनिक तथा नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं। उर्वरकों की तुलना में क्या होंगे? सस्ते होते हैं। ध्यान रखिए इनको। अब नील हरित शैवाल की कुछ उदाहरण हैं, इसके अंतर्गत किस किस को लिया गया है तो इसके उदाहरण कुछ मुख्य हैं। स्पाइरुलिना, दूसरा का नाम है एनाबीना, तीसरा का नाम है नोस्टॉक, चौथे की हम लोग बात कर लेते हैं ऑसिलेटोरिया इसका नाम है। अब हम लोग नील हरित शैवाल के बाद में सीधे चलते हैं प्रोटिस्टा जगत की तरफ। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है इसको जान लेते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा केंद्रक के अलावा झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। इन जीवों को प्रोटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनको प्रोटिस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं।
एक कोशिकी, आप सब लोग जान गए होंगे एक कोशिकी का कहने का मतलब, इंग्लिश अगर सीख लें तो इसकी तो ज़्यादा बढ़िया, यूनिसेलुलर बोला जाता है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसके बाद में क्या कोई ऐसा भी होता है जो बहुकोशिकी हो? हाँ, होता है। इसका जो नाम है, जो बहुकोशिकी के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है शैवाल। शैवाल जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ये बहुकोशिकी होता है। बहुकोशिकी, कोशिकी यानी कि मल्टी मल्टी सेलुलर। यहाँ बहुकोशिकी होगा, एक कोशिकी होगा, यानी कि एक के बाद में सीधे बहुकोशिकी पाते हैं, दो तीन कोशिकी पे नहीं जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा जो जगत है, प्रोटिस्टा जगत का क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत को तीन रूप से हम लोग बांटते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे जंतु, जंतु लिख लिया। दूसरे नंबर पे हमने लिख लिया पादप, और तीसरे नंबर पे हमने लिख लिया कवक। अब सभी के बाद में हम लोग एक शब्द जोड़ेंगे, इसका नाम है समप्रोटिस्ट। समप्रोटिस्ट, यहाँ भी आप जोड़िए समप्रोटिस्ट, समप्रोटिस्ट। जंतु के बाद भी जोड़िए समप्रोटिस्ट। तो आप जान पाए प्रोटिस्टा को हमने तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया है, जंतु समप्रोटिस्ट, पादप समप्रोटिस्ट, कवक समप्रोटिस्ट। तो आप समझ पाए और ये सीख पाए कि जंतु, पादप और कवक तीन बार हमने लिख लिया, ये एक करके इनको लिख लिया। इसके बाद में हमने समप्रोटिस्ट 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 शब्द जोड़ा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जंतु समप्रोटिस्ट की। जंतु समप्रोटिस्ट के अंतर्गत क्या होगा, तो इनका जो जीवन है, इनका जो जीवन है वो जल में अथवा अगर हम बात करें तो आर्द्र मृदा में। कहाँ कहाँ, जल में, या फिर आर्द्र जो मृदा होती है इसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। ये सामान्यतः विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इनमें से कुछ परजीवी भी होते हैं। इनमें से कुछ कैसे होंगे, इनमें से कुछ होंगे परजीवी, परजीवी। आगे इनकी खासियत क्या है, इनके उदाहरण के रूप में किसको किसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके उदाहरण के रूप में हम लोग अमीबा को लिख सकते हैं और पैरामीशियम को लिख सकते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है, आप सब जानते हैं, मीशियम, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जंतु समप्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोटिस्टा तो होते ही हैं। और आप सब सीख पाए जंतु समप्रोटिस्ट को। अब सीधे हम लोग बात करेंगे कहाँ, पादप समप्रोटिस्ट की। तो इसके अंतर्गत क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। पादप है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। अब क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण की बात भी होगी। तो प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं कि नहीं, तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं पूरे तरीके से। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जल में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक जड़ होती है कि नहीं, ना तो इनमें वास्तविक जड़ होती है, न तना होती है, ना फिर पत्तियों की बात कर लें तो पत्तियां भी इनके अंतर्गत नहीं होती हैं। तो फिर ये कैसे संचलन करेंगे, किस प्रकार से इनका संचलन होगा, तो इनमें संचलन करने के लिए, इनमें क्या करने के लिए, संचलन करने के लिए कशाभिकाएं होती हैं। कशाभिकाएं, आखिरकार कशाभिकाएं क्या होती हैं, तो कशाभिकाएं की इंग्लिश जो होती है वो फ्लैजिला होती है। क्या होती है, फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला इसमें होता है। अब इनको जानने के बाद में इनके उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उदाहरण इसका हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिए, ऊपर हम लिख दे रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है यूग्लिना, याद रखना, यूग्लिना कई बार पूछा गया है यूग्लिना। और दूसरे नंबर पे इसका उदाहरण लिख देते हैं भूरे एवं नील हरित शैवाल।
भूरे एवं नील हरित शैवाल। तो ये दोनों जो बातें हमने ऊपर लिखी हैं पादप संप्रोटिस्ट के अंतर्गत यूग्लिना भूरे एवं नील हरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे कवक संप्रोटिस्ट की तरफ। ये मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से क्या करेंगे, मृत एवं अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए इनको अपघटनी प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अपघटनी प्रोटिस्ट। अपघटनी प्रोटिस्ट भी इनको कहा जाता है। अब आगे हम लोग सीख लेते हैं इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिकी होती है, एक कोशिकी होती है। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक नंबर में पूछ लेता है कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके उदाहरण की अगर बात कर लें तो इसके उदाहरणों में आते हैं वाटर मोल्ड्स। दूसरे की बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स आदि।